Hello students, welcome back in our chapter Tribals, Daikus and the Vision of Golden Age। और इस चैप्टर में हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि किस तरीके से ट्राइबल पीपल जो है वो रहते थे। तो जिसमें हमने देख लिया था कि कुछ जो ट्राइबल पीपल जो थे वो कैसे थे, झूम कल्टीवेटर्स थे। इसके बाद जो है हमने देखा कि कुछ जो है हंटर गैदरर्स थे, यानी फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो गैदर करते और हंटिंग करते और उसी से उनकी लिवलीहुड चलती थी। इसके बाद जो है हमने एग्जाम्पल देखा हंटर गैदरर्स में कौन थे, खोंड्स थे जो कि उड़ीसा के फॉरेस्ट में रहते थे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा अगले जो ट्राइबल्स जो थे वो किस तरीके के थे, वो जो है एनिमल्स को हर्डिंग करने वाले थे। इसके अलावा बेगास जो ट्राइबल पीपल जो थे वो किसी दूसरे के लिए काम करना पसंद नहीं करते थे। और कुछ ने जो है एनिमल्स जो है उनको पालना शुरू किया, जिसमें लबाडीज हैं, गाडिस हैं, बकरवाल्स हैं कश्मीर के। तो इस तरीके से इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अभी हमें आज डिस्कस करना है ए टाइम सोर्स जो है ये हमने डिस्कस नहीं किया था, तो इस सोर्स को हमें डिस्कस करना है। ए टाइम टू हंट, ए टाइम टू शो, ए टाइम टू मूव टू ए न्यू फील्ड। कि कब समय था हंटिंग का, यानी शिकार करने का समय, फिर बीज बोने का समय, और उसके बाद ए टाइम टू मूव टू ए न्यू फील्ड। कि बीज बोने के बाद हार्वेस्टिंग होने के बाद दूसरे स्थान पर चले जाना, नए खेत में। Have you ever noticed that people living in different types of societies do not share the same notion of work and time? क्या आपने ये बात नोटिस की है कि विभिन्न प्रकार की सोसाइटीज में रहने वाले लोग जो है वो एक जैसा काम और एक साथ एक ही समय पर एक जैसा काम नहीं करते थे, डिफरेंट काम करते थे। The lives of the shifting cultivators and hunters in different regions were regulated by a calendar and division of tasks for men and women। अब देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स कौन से थे, झूमिंग करने वाले, यानी हस्तांतरित कृषि, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर खेती करने वाले लोग। और इसके अलावा हंटर्स कौन थे, शिकार करने वाले लोग, विभिन्न क्षेत्रों में रहते थे। तो इनका रेगुलेशन जो है, यानी घूमने का या काम करने का तरीका जो है उसके लिए एक कैलेंडर होता था, काम का विभाजन होता था स्त्री पुरुष का, कि महिलाएं क्या काम करेंगी, पुरुष क्या काम करेंगे, और एक कैलेंडर भी होता था कि कब से कब के बीच वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। वेरियर एल्विन, a British anthropologist who lived among the Begas and Khonds of central India for many years in the 1930s and 40s, gives us a picture of what this calendar and division of tasks was like। अब देखिए वेरियर एल्विन नाम का एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानववादी विचारों वाला था, जो कि बेगाज और खोंड्स जो थे मध्य भारत के, इनके साथ रहता है, कई सालों तक रहता है ये अंग्रेज व्यक्ति। कौन, वेरियर एल्विन। और ये 1930 से 1940 के बीच में, ये दो दशक जो हैं, 1930 का दशक और 1940 का दशक, यानी लगभग 10 से 15 साल तक ये जो है यहाँ रहता है। तो ये जो ट्राइबल पीपल जो हैं इनके कैलेंडर के बारे में हमें बताता है कि किस मौसम में कब टाइम इनका हो जाता था एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने का। और उसके बाद डिवीजन ऑफ टास्क, काम का विभाजन जो है उसके बारे में भी वो बताता है। वो क्या लिखता है, क्या हमें बताता है, उससे पता लगता है कि ये जनजातीय लोग जो है किस समय पर क्या काम किया करते थे। ही राइट्स, तो ये वेरियर एल्विन लिखता है, क्या लिखता है, In Chat, women went to clearings to cut stalks that were already reaped। कि चैत के महीने में महिलाएं जो है वो क्लियरिंग्स को चली जाती थी, साफ किए हुए खेतों को, यानी फसल काटे हुए जो ऑलरेडी रिप्ड पकी हुई फसल जो थी उसको काटने के लिए चली जाती थी खेतों में। मैन कट लार्ज ट्रीज एंड गो फॉर देयर रिचुअल हंट। और पुरुष जो है, यानी इन्होंने जो बीज बोए हुए थे खेतों में
उनकी कटाई जो है चैत के महीने में महिलाएं करती थी और पुरुष जो है बड़े पेड़ काटते थे और उसके बाद जो है परंपरागत तरीके से वो किसके लिए चले जाते थे, हंटिंग के लिए, शिकार के लिए चले जाते थे। द हंट बिगेन एट फुल मून फ्रॉम द ईस्ट, और इस शिकार की शुरुआत कब से होती थी, फुल मून यानी पूर्णिमा से, और कहाँ से, पूर्व से, ईस्ट से शुरू करते थे शिकारी। ट्रैप्स ऑफ बैम्बो वर यूज्ड फॉर हंटिंग, और शिकार के लिए बांस के ट्रैप जो है वो बनाए हुए होते थे, पिंजरे जो है वो बनाए हुए होते थे। द वुमेन गैदर्ड फ्रूट्स लाइक सागो, टैमरिंड एंड मशरूम, महिलाएं जो है वो फ्रूट्स गैदर करती थी जंगलों से, जैसे सैगो है, टैमरिंड है, इमली, मशरूम है, ये सब लेकर आती थी। बेगा वुमेन कैन ओनली गैदर रूट्स और कंद और महुआ सीड्स, और बेगा जनजाति की महिलाएं जो थी वो ही केवल कंद यानी जड़ जिसको बोलते हैं, किसी पेड़ की रूट्स वगैरह जो है वो, और महुआ के बीज जो है वो ही कलेक्ट करके ला सकती थी। ऑफ ऑल द आदिवासीज इन सेंट्रल इंडिया द बेगास वर नोन एज द बेस्ट हंटर्स, और देखिए मध्य भारत के जो आदिवासी लोग जो थे, जनजातीय लोग जो थे, इनमें सबसे महत्वपूर्ण शिकारी जनजाति किसको कहा जाता था, बेगास को। इन बैसाख द फायरिंग ऑफ द फॉरेस्ट टुक प्लेस, बैसाख में जंगलों में ये आग लगाते थे, जंगल का एरिया जो है खेती के लिए साफ करते थे। फिर द वुमेन गैदर्ड अनबर्न्ट वुड टू बर्न, और आग के दौरान जो लकड़ियां बच जाती थी, नहीं जलती थी पूर्णतया, उन लकड़ियों को महिलाएं इकट्ठी कर लेती थी अपने ईंधन के लिए, खाना पकाने के लिए। मैन कंटिन्यूड टू हंट बट नियरर देयर विलेजेस, पुरुष लगातार शिकार करते रहते थे, लेकिन रहते कहाँ थे, अपने गांवों के आसपास ही। इन जेठ यानी ज्येष्ठ का मंथ जो आता है, हिंदी मंथ के अकॉर्डिंग इनका कैलेंडर चल रहा है, और इस कैलेंडर में आपने देखा कि चैत्र से शुरू किया इन्होंने, चैत्र, वैशाख, और अब आ जाता है ज्येष्ठ, और ज्येष्ठ के महीने में ये क्या करते थे, सॉविंग टुक प्लेस एंड हंटिंग स्टिल वेंट ऑन। अब जो है ये बीज बोने का काम करते थे, जंगलों को जो साफ कर लेते थे उसमें, और पुरुष अब भी लगातार शिकार करते रहते थे। फ्रॉम आषाढ़ टू भादो द मैन वर्कड इन द फील्ड्स, अब ज्येष्ठ में फसल बो दी तो उसके बाद खरपतवार उखाड़ना है, या और है बेकार का घास वगैरह उखाड़ना है, या उसकी रखवाली करनी है, तो आषाढ़ और भादो तक पुरुष जो है खेतों में ही काम करते थे। इन कौर द फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ बीन्स वर राइपन्ड एंड इन कार्तिक कटकी बिकेम राइप। अब देखिए भादो के बाद में आसोस आता है, लेकिन यहाँ पर जो है दूसरा अगला जो है वो क्या बताया है, कुआर बताया है। इसमें क्या होता था कि पहले फ्रूट जो है बीन्स के वो पक जाते थे, और कार्तिक कटकी जो है वो भी पक जाती थी। इन अगन एवरी क्रॉप वाज रेडी एंड इन पोस विनोविंग टुक प्लेस। अब देखिए जो हिंदी मंथ जो है उनके नाम बदल गए हैं। अब देखिए अगान में हर फसल जो है वो पककर तैयार हो जाती है, और पोष मंथ में जिसको हम पो बोलते हैं हमारे यहाँ, जैसे मार्गशीर्ष जो आता है कार्तिक के बाद मंगशीर, फिर पो, इस तरीके से मंथ आते हैं, हिंदी मंथ आते हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ये चल रहा है। अब ये क्या बोलते हैं कि पो तक आते आते विनोविंग टुक प्लेस, यानी अनाज जो है पूरा साफ कर लिया जाता है। विनो होता है यूं अनाज को उछाल उछाल कर साफ करते हैं ना, उड़ाकर, और उस तरीके से उसको बोलते हैं विनोइंग, तो ये हो जाती है। पोस वाज ऑल्सो द टाइम फॉर डांसेस एंड मैरिजेस। अब इस समय जो है फसल वगैरह कट जाती थी, इन लोगों के पास अनाज इकट्ठा हो जाता था, तो ये दूसरे लोगों को भी खाना खिलाने में सक्षम हो जाते थे। तो इस समय इनके त्योहार आते थे, जैसे नृत्य वगैरह होते थे, शादियां होती थी। फिर इन माघ शिफ्ट्स वर मेड टू न्यू बेवार्स
एंड हंटिंग गैदरिंग वाज द मेन सबसिस्टेंस एक्टिविटी। और माघ आते आते यानी एक बार फिर से भयंकर ठंड में तो ये अनाज वगैरह निकालते एक ही जगह रहते, माघ के महीने में जो है नए बेवार्स जो है उनकी शिफ्ट बन जाती और हंटिंग गैदरिंग जो है इनकी मुख्य सबसिस्टेंस एक्टिविटी जो थी ही यानी ये चलती रहती है। द साइकिल डिस्क्राइब्ड अबाउट टुक प्लेस इन द फर्स्ट ईयर। और ये चक्र जो ऊपर बताया गया है ये पहली साल में ऐसे ही चलता था। In the second year there was more time for hunting as only a few crops had to be sown and harvested। दूसरे साल में जो है शिकार करने के लिए ज़्यादा वक्त मिल जाता था। क्यों? क्योंकि कुछ फसलें तो पिछली बार की बोई हुई हैं तो वो खड़ी हैं, इसके अलावा कुछ फसलें ही जो है वो बोई जाती थी और हार्वेस्ट की जाती थी, इसलिए इनको टाइम मिल जाता था। But since there was enough food, the men lived in the बेवार्स। परंतु जब तक घर में पर्याप्त खाना होता था खाने के लिए तब तक पुरुष जो है वो बेवार्स में ही रहते थे। It was only in the third year that the diet had to be supplemented with the forest products। और तीसरे साल में क्या होता था, डाइट जो थी यानी उनका खाना जो था उसमें सप्लीमेंटेड जो है वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट से जुड़ जाते थे। ठीक है, तो ये जो है ये वेरियर एल्विन ने लिखा है किसमें, बेगा एंड एल्विन्स अनपब्लिश्ड नोट्स ऑन द खॉन्ड्स। एल्विन पेपर्स नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में रखे गए हैं ये, जिसने बताया है इन खोंड लोगों के बारे में। ठीक है, अब देखिए बच्चे जो हैं वो भी अपनी माताओं के साथ जंगल में जाते थे फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उसको लाने के लिए। अब देखिए हमने देख लिया क्या क्या देखा हमने, चलो यहाँ देख लेते हैं। हमने हंटर सबसे पहले तो कैसे थे, झूम कल्टीवेटर्स, ट्राइबल्स lived differently। ठीक है, किस तरीके से, पहले क्या थे, झूम कल्टीवेटर्स। झूम कल्टीवेटर्स हो गए। दूसरे जो है हंटर गैदरर्स, तीसरे जो थे हर्डर्स। ठीक है, अब चौथे जो है वो कौन से आ जाते हैं, सेटल्ड कल्टीवेटर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो लोग थे, कौन, ट्राइबल लोग जो थे, कुछ तो झूम कल्टीवेटर्स थे, घूम घूम कर जो है खेती किया करते थे जंगलों को साफ करके। कुछ जो है हंटर गैदरर्स थे, इनकी आजीविका का काम जो है हंटिंग और गैदरिंग से ही चलता था। कुछ जो है हर्डर्स थे, तो ये क्या करते थे, कैटल में गोट और सीप जो है उनको पाला करते थे। ठीक है, इसके बाद आ गए सेटल्ड कल्टीवेटर्स। फिर हमने क्या देखा कि ये जो जितने भी ट्राइबल लोग जो हैं एक इनका काम जो है कैसे करते थे, वर्क अकॉर्डिंग टू कैलेंडर। ठीक है, इनका एक कैलेंडर हुआ करता था। अब बात करते हैं हम सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन की। कुछ लोग जो हैं उन्होंने किसको अपना लिया था, सेटल्ड कल्टीवेशन को, यानी एक जगह स्थिर होकर खेती करने को।
Even before the 19th century, many from within the tribal groups had begun settling down and cultivating their fields in one place year after year instead of moving from place to place. अब देखिए 19वीं शताब्दी जो है उससे पहले ही कुछ जनजातीय लोग जो हैं, ये ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं, उन्होंने एक जगह सेटल होना शुरू कर दिया था, स्थिर होकर रहना शुरू कर दिया था, बजाय किसके कि ये एक जगह स्थान पर रहकर साल दर साल जो है लगातार खेती करने लगे, बजाय घूम घूम कर खेती करने के, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है उसको बंद कर दिया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है उसकी जगह क्या करना शुरू कर दिया, सेटल्ड कल्टीवेशन जो है वो शुरू कर दी, यानी इसको बंद कर दिया और सेटल्ड कल्टीवेशन जो है वो शुरू कर दी। They began to use the plow and gradually got rights over the land they lived on। और अब धीरे धीरे उन्होंने जो है हल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जिस जमीन पर वो खेती करते थे उस जमीन पर अपना जो है अधिकार लेना, राइट्स जो है लेने शुरू कर दिए थे। In many cases, like the Mundas of छोटा नागपुर, the land belonged to the clan as a whole। बहुत से मामलों में अगर हम देखें तो मुंडा जाति के लोगों की तरह छोटा नागपुर में जो मुंडा थे, बिरसा मुंडा के बारे में हमने पढ़ा ना, बिरसा मुंडा जो अपने आप को क्या बताता था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड बताता था, वही उड़ीसा झारखंड के छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले, द लैंड बिलोंग टू द क्लैन एज ए होल, यहाँ की जमीन जो थी वो इसी क्लैन की थी, इसी वंश की थी, मुंडाज की ही थी। All members of the clan were regarded as descendants of the original settlers who had first cleared the land। और इस मुंडा जाति के जितने भी सदस्य थे, इस वंश के, मुंडा वंश के जितने भी क्लेन के मेंबर्स जो थे उनको क्या माना जाता था, डिसेंडेंट्स, पूर्वज माना जाता था। ओरिजिनल सेटलर्स जो वास्तविक स्थायी रूप से रहने वाले थे, जिन्होंने सबसे पहले इस जमीन को साफ किया और यहीं रहना शुरू कर दिया और फिर यहीं परमानेंट रहने लगे। Therefore all of them had rights on the land, और परमानेंटली एक ही जगह रहने लगे तो उनको जमीन पर पूरा अधिकार जो है, पूरे राइट्स जो है वो दे दिए गए। Very often some people within the clan acquired more power than others, some became chiefs and others followers। और प्राय कुछ लोग जो है इसी वंश के, उन्होंने ज़्यादा पावर हासिल कर ली, यानी वो क्या बन गए, सरदार बन गए। सम बिकेम चीफ्स, कुछ सरदार बन गए इन वंश में और कुछ उनके फॉलोअर्स, अनुसरण करता। पावरफुल मैन ऑफन रेंटेड आउट देयर लैंड इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटिंग इट देमसेल्व्स। और शक्तिशाली लोग जो थे उन्होंने अपना जमीन का टुकड़ा खुद से खेती करने की बजाय किराए पर दूसरों को देना शुरू कर दिया और अपने आप में क्या बन गए, वो लैंड ओनर्स बन गए, सरदार जो है वो जमींदार बन गए। ब्रिटिश ऑफिशियल्स saw settled tribal groups like the Gonds and Santals as more civilized than hunter gatherers और shifting cultivators। अब देखिए उस समय ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो है वो इंडिया में आए हुए थे, तो इन्होंने क्या देखा है कि ट्राइबल ग्रुप जो है इसमें जो लोग हंटर गैदरर्स हैं, हर्डर्स हैं, जो घूमते रहते हैं, ये क्या थे, अनसिविलाइज्ड थे। लेकिन जो सेटल्ड ट्राइब्स जो थी, जिनमें गॉन्ड्स हैं, संथाल्स हैं, मुंडाज हैं, ये कुछ ज़्यादा क्या थी, सिविलाइज्ड थी, यानी सभ्य लगे, क्योंकि ये एक जगह रहकर काम कर रहे थे तो धीरे धीरे इनमें अपनी जमीन के प्रति अधिकार आए, कुछ समझ आई। लेकिन जो घूमते रहते थे वो तो जंगलों में रहते थे, उनको इतनी समझ नहीं थी। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने इनको गॉन्ड्स को और संथाल्स को क्या पाया कि ये हंटर गैदरर और जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं उनसे ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, सभ्य हैं। Those who lived in the forests
वर कंसिडर्ड टू बी वाइल्ड एंड सेवेज। वो लोग जो अब भी जंगलों में घूम घूम कर खेती किया करते या पशुपालन किया करते, उनको क्या माना जाने लगा? जंगली और बर्बर माना गया। सवेज, बर्बर, दयाहीन। दे नीडेड टू बी सेटल्ड एंड सिविलाइज्ड। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने क्या सोचा कि ये जो जंगलों में घूम रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हुए, हर्डिंग करते हुए, ग्रेजिंग करते हुए, हंटिंग करते हुए, गैदरिंग करते हुए, इनको भी क्या करना है? अब सेटल करना है और सिविलाइज्ड बनाना है। यानी ये अनसिविलाइज्ड थे और कैसे थे? ये घुमक्कड़ थे, नॉमेडिक थे। तो अब जरूरत महसूस की गई कि इन लोगों को भी क्या कर दिया जाए? एक जगह सेटल कर दिया जाए। तो इस तरीके से ये जो है हमने देखा, क्या देखा कि ये ट्राइबल ग्रुप्स जो है उनका रहने का तरीका कैसा था। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि ये ट्राइबल्स कैसे थे? झूम कल्टीवेटर्स थे। दूसरा ये हंटर गैदरर्स थे। तीसरा ये हर्डर्स थे। और चौथा ये कैसे थे? सेटल्ड कल्टीवेटर्स थे। ठीक है, तो ये सेटल्ड कल्टीवेटर्स जो थे, ये तीनों कैसे थे? नॉमेडिक्स थे। और इनको क्या माना जाता था? सेवेज और अनसिविलाइज्ड। ठीक है, और ये जो थे इनको क्या माना जाता था? मोर सिविलाइज्ड। ठीक है, तो ये हमने देखा। देखिए कि ये ट्राइबल पीपल जो थे ये एक्चुअल में कैसे थे? इलिटरेट थे, घूमते रहते थे जंगलों में। इनकी लाइफ स्टाइल जो है कैसी थी? झूम कल्टीवेटर्स थे, हंटर गैदरर्स थे, हर्डर्स थे। फिर जो सेटल्ड कल्टीवेटर्स जो थे ये जैसे कौन थे? गॉन्ड्स हैं, संथाल्स हैं। तो ये एक जगह सेटल होकर रहते थे, तो ये कैसे थे? सिविलाइज्ड थे। देखिए सिविलाइज्ड में SED भी हो सकता है और ZED भी हो सकता है, तो इसका थोड़ा सा आप देख लेना, ध्यान रख लेना स्पेलिंग का। ठीक है, तो इसके साथ जो है आज हमने क्या पढ़ा कि ये किस तरीके से ये कम्युनिटी जो है ये रहा करती थी, कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है मूव किया करती थी। अब अपनी अगली क्लास में हम देखेंगे हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइव्स, कि ये कितनी प्रकार से रहने वाले लोग जो थे इनको ब्रिटिशर्स जो थे या कॉलोनियल रूल जो है इसने किस तरीके से प्रभावित किया, इनकी क्या प्रॉब्लम्स थी। अब देखिए इनमें प्रॉब्लम्स तो सबको आई कि ब्रिटिशर्स जैसा कि हमने देखा इनको अनसिविलाइज्ड और सेवेज मानते थे, तो वो इनको सिविलाइज्ड बनाने के लिए इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं। इनका एक तो घूमना बंद कर देते हैं, जंगलों में रहना इनका बंद कर देते हैं और बिना परमिशन के ग्रेजिंग वगैरह जो है वो भी बंद कर देते हैं। इट मीन्स ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो हैं इनका जो नेचुरल हैबिटेट जो है वो इनसे स्नैचिंग करने का प्रयास करते हैं और इसी वजह से ट्राइबल लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं
कॉलोनियल रूल से। तो इसको डिस्कस करेंगे हम अपने अगली क्लास में कि इस कॉलोनियल रूल से ये ट्राइबल पीपल जो हैं उनकी लाइफ जो है वो कैसे इफेक्ट होती है, कैसे इन्फ्लुएंस होती है, क्या प्रॉब्लम्स जो हैं उनके सामने आती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।